गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं डॉक्टर गार्गी सिंघल, पीडियाट्रिक डेंटिस्ट। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर करुण अग्रवाल, जो एक क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट विशेषज्ञ हैं, जो एक प्लास्टिक सर्जन है। हमने अपने पहले पॉडकास्ट में सर से बहुत डिटेल में क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट के बारे में जाना। आज हम सर से डिटेल में क्लेफ्ट पैलेट का कॉम्प्लिकेशंस क्या होते हैं रिपेयर के, तो आज हम सर से उस चीज़ के बारे में जानेंगे। वेलकम सर। थैंक यू गार्गी। टॉपिक बहुत अच्छा है क्योंकि काफ़ी सारे पेशेंट्स जो हैं बहुत डरते हैं क्लेफ्ट पैलेट के नाम से, पेरेंट्स स्पेशली, क्योंकि सबको या तो पढ़ने में या डॉक्टरों ने पहले डरा दिया होता है कि इसके बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, तो इसलिए इसके बारे में चर्चा करना ज़रूरी है। तो सर मैं आपसे जानना चाहूँगी कि क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस एसोसिएटेड है क्लेफ्ट पैलेट रिपेयर्स में। क्लेफ्ट पैलेट जो है समहाउ ऐसा हो गया है कि हर कोई डरता है या डरा के रखते हैं पेरेंट्स को कि इसके बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। वैसे कुछ हद तक के ठीक भी है, लेकिन अब टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई है, हमारी जानकारी में काफ़ी सारी चीज़ें हैं, इसलिए कॉम्प्लिकेशन काफ़ी कम होते हैं। वैसे देखा जाए तो इमीडिएटली आफ्टर ऑपरेशन दो कॉम्प्लिकेशन जिससे हम सबको ही डरते हैं, वो है ब्लीडिंग। काफ़ी बच्चों में ऑपरेशन के बाद में थोड़ा बहुत खून का रिसाव ऑपरेशन के साइड से होता है, और चूंकि मुंह के अंदर होता है इसलिए हम डरते हैं। दूसरा होता है सांस में तकलीफ हो सकती है ऐसे बच्चों में, क्योंकि ऑपरेशन मुंह के अंदर है और सांस भी नाक और मुंह से लेनी होती है, तो इसलिए सेम एरिया से होने के कारण हम बहुत डरते हैं। तो इमीडिएटली आफ्टर सर्जरी ये दो कॉम्प्लिकेशंस मेन होते हैं। सांस की तकलीफ हो सकती है, दूसरा जो है ब्लीडिंग हो सकती है, तीसरा खाने पीने में मुश्किल हो सकती है। वो कोई बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेशन नहीं है, वो मैनेजेबल है। लेकिन लॉन्ग टर्म में आफ्टर एवरीथिंग गोज वेल, 3-4 दिन के बाद में केवल एक मेजर कॉम्प्लिकेशन कॉमनली होता है, वो पैलेट फिस्टुला कहते हैं। दैट इज होल इन पैलेट या ब्रेकडाउन या रिकरेंस ऑफ द क्लेफ्ट। सो ये जो है इसको बोलते हैं पैलेट फिस्टुला। सो ये जो है लॉन्ग टर्म में ये एक मेन कॉम्प्लिकेशन है जिसके बारे में हर कोई डरता है और हर सर्जन जो है पेरेंट्स को समझाता है। सर जैसे पेरेंट्स जितना भी वीडियोस देखते हैं, कोई आर्टिकल देखा तो सबसे पहला वर्ड दिखता है पैलेट फिस्टुला, और सब पेशेंट आते हैं तो भी वो यही पूछते हैं। तो आज हम पैलेट फिस्टुला के बारे में आपसे जानेंगे क्या होता है, कैसे होता है। तो सर मेरा सबसे पहला क्वेश्चन है कि पैलेट फिस्टुला क्या होता है। पैलेट फिस्टुला जो है एक सिचुएशन है जिसमें जो हम रिपेयर करते हैं वो फट जाता है या उसमें फिर से गैप क्रिएट हो जाता है, तो नाक और मुंह के बीच में कनेक्शन बन जाता है, उसको बोलते हैं फिस्टुला। तो ये ऑपरेशन के बाद में 4-5 दिन के बाद में दिखता है, और यूजुअली ब्रेकडाउन जो है कहीं एक आध जगह से शुरू होता है और थोड़ा बहुत आगे पीछे फैलते रहता है। तो ये जो है कॉमन नहीं है आजकल, पहले बहुत कॉमन होता था। पहले कहते थे 20, 25, 30% ऑपरेशन के बाद में होता था, लेकिन अब लिटरेचर में भी 5 से 7% बच्चों में होता है। और हमारे सेंटर में हमने जो एनालाइज किया है पिछले 5 साल में, जब से हमने रिकॉर्ड अच्छे से रखने शुरू किया है, हमारे सेंटर में 2 से 3% बच्चों में या 2 से 3% क्लेफ्ट पैलेट सर्जरी में फिस्टुला होता है। लेकिन फिस्टुला होता है, कभी कभी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं होता, लेकिन बहुत कम। सर ऐसा क्यों है, लेकिन क्यों होता है पैलेटल फिस्टुला? सच बताएं तो पैलेट फिस्टुला मेजॉरिटी ऑफ द टाइम, 50% ऑफ द टाइम इट इज़ टेक्निकल प्रॉब्लम। क्योंकि जब गैप ज़्यादा होती है तो फिर उसको रिपेयर करने में भी डिफ़िकल्टी होती है। तो ये जो है ऐसा नहीं है कि उसमें सर्जन की गलती है, उसमें टाइप ऑफ डिफेक्ट पे भी डिपेंड करता है कि उसमें कितना टेंशन पॉसिबल है। यदि टेंशन फ्री क्लोजर है, टेंशन फ्री रिपेयर है, तो उसमें चांस ऑफ फिस्टुला कम होता है। यदि उसमें कोई टेंशन है, गैप बहुत ज़्यादा है, उसको बंद करने में कोई परेशानी हो रही है, तो उसमें चांसेस ऑफ फिस्टुला ज़्यादा होता है। ये तो है 50%। बाकी 50% में और दूसरे कारण हो सकते हैं। एक तो है कॉमन, हम जो हमारे एक्सपीरियंस में देखते हैं कि पेरेंट्स बच्चों का ख्याल नहीं कर पाते हैं।
कुछ सॉलिड खिला देते हैं या कोई चोट लग जाती है, बच्चा गिर जाता है, मुंह के अंदर कुछ पेंसिल रख लेते हैं या कुछ होता है, तो ये एक कारण है। दूसरा होता है कभी कभी जो ऑपरेशन के बाद में ब्लड इकट्ठा हो जाता है, उसके कारण भी फिस्टुला हो जाता है। और रेयरली इन्फेक्शन के कारण भी हो सकता है। यदि मान लो ऑपरेशन साइट में यदि इन्फेक्शन हो गया, पस पड़ गया, तो उसके कारण भी ब्रेक डाउन हो सकता है। सो ये 3-4 कॉमन कारण हैं जिसके कारण फिस्टुला बनते हैं। मतलब सिर्फ ऐसा नहीं है कि सर्जरी की वजह से हो रहा है, इसके और एडेड भी कुछ रीजंस हो सकते हैं। हाँ, केवल सर्जन को ब्लेम करना ठीक नहीं है। उसमें सर्जन एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है, लेकिन बहुत सारे और दूसरे फैक्टर होते हैं जिसके कारण फिस्टुला बन सकता है। तो वी शुड नॉट ब्लेम द सर्जन, इट इज़ द सर्जरी टू बी ब्लेम्ड, इट्स द डिफेक्ट टू बी ब्लेम्ड फॉर अकरेंस ऑफ फिस्टुला। सो फिस्टुला बहुत कम कॉमन है, लेकिन हो सकता है। सर ये कहाँ कहाँ होता है, कितने टाइप्स का है, या कुछ इसका भी टाइप्स हैं, या ये कुछ पोजीशन वाइज है? एक्चुअली हम टेक्निकली उसको क्लासिफाई करते हैं फ्रॉम दांत से लेकर के यूला तक के पूरे लाइन में 7 टाइप के हम डिस्क्राइब करते हैं, जिसकी जानकारी मतलब टेक्निकली हमको डॉक्टरों को जानना ज़रूरी है। पेरेंट्स के लिए शायद उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। दूसरा, पेरेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है साइज ऑफ फिस्टुला, कितना बड़ा है। यदि बहुत बड़ा है तो वो सिग्निफिकेंट होगा। बहुत छोटा, कई बार बहुत टाइनी सा फिस्टुला दिखता है, वो यूजुअली सिग्निफिकेंट नहीं होता। सिग्निफिकेंट मतलब उस छेद से नाक में खाना पानी आ रहा है, या बोलने में यदि हवा नाक से निकल रही है और उसके कारण स्पीच डिफेक्ट है, तब उसको हम सिग्निफिकेंट कहते हैं। कई बार ऐसा होता है कि फिस्टुला बहुत छोटा सा दिखता है, लेकिन उससे कुछ बच्चे को परेशानी नहीं है, आवाज़ बिल्कुल नॉर्मल है, खाना पानी नाक से नहीं है, लीक कर रहा है, तो उसके लिए कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट। लेकिन सिग्निफिकेंट है, बड़ा है, तब फिर उसके लिए इट्स मैटर ऑफ कंसर्न और उसको ठीक करना चाहिए। सर जैसे आपने बताया कि 2 टाइप का, एक सिग्निफिकेंट और एक इनसिग्निफिकेंट। तो इनसिग्निफिकेंट है तो कुछ इम्पैक्ट नहीं है सच उसका। अब जो सिग्निफिकेंट है उसका इम्पैक्ट है स्पीच पे, जैसे आप कह रहे हैं, या लीक का, तो उसका इमीडिएट ट्रीटमेंट फिर क्या होना चाहिए? यूजुअली ये जो फिस्टुला है या ब्रेकडाउन है या कॉम्प्लिकेशन है, यूजुअली ऑपरेशन के 5-6 दिन के बाद दिखता है। कभी कभी 7-8 दिन, 10 दिन के बाद भी दिख सकता है। बट यूजुअली 2-3 हफ्ते के बाद में, यदि 2-3 हफ्ते तक के हीलिंग अच्छी है, तो उसके बाद फिर से होने के चांसेस, फिस्टुला होने के चांसेस कम होते हैं। तो जब ये शुरू में दिखता है, उस टाइम हमें यदि फिस्टुला दिख रहा है तो सर्जन को दिखा करके पूछना चाहिए कि इसका अभी क्या करना है। यूजुअली उसको एक्टिवली कुछ नहीं किया जा सकता। यदि मान लो फिस्टुला डिटेक्ट होता है तो इमीडिएटली हमें कोई ऑपरेशन कुछ नहीं कर सकते, उसमें कोई ऑपरेशन की जगह नहीं है। यही है कि लिक्विड डाइट हम कुछ ज़्यादा दिन तक कंटिन्यू करते हैं। यदि दिखा कि भाई इन्फेक्टिव है, इन्फेक्टेड लीशन है, तो उसमें हम एंटीबायोटिक कुछ ज़्यादा दिन तक के देते हैं। अदरवाइज कोई एक्टिव ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है। जो फिस्टुला है 6 महीने के बाद, पहले ऑपरेशन के मिनिमम 6 मंथ्स के बाद में देखते हैं क्या स्थिति है, और डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन उस टाइम ऑपरेट करते हैं। मैं मिनिमम 6 मंथ्स एंड आई विल प्रीफर टू ऑपरेट आफ्टर 9 मंथ्स ऑफ फिस्टुला अकरेंस। एक तो क्या है, बेहोशी देना है बच्चे को, फिर से ऑपरेट करना है, तो आई डोंट वांट टू सब्जेक्ट स्मॉल चिल्ड्रन रिपीटेडली अंडर एनेस्थीसिया फॉर सर्जरी। और सेकेंड, क्योंकि जो स्कार है वो मेच्योर होता है, तो रिजल्ट इज बेटर इफ यू वेट फॉर 9 मंथ्स। जल्दी करने से कोई फायदा नहीं है। कुछ लोग जो है हर 3 महीने में उसको ऑपरेट करते रहते हैं, और फिर से बार फिस्टुला होते रहता है, तो इसलिए वो ठीक नहीं है। वन शुड वेट लॉन्गर, 9 मंथ्स, और हो सके तो 1 साल वेट करिए और उसके बाद फिर ऑपरेट करिए। तो उसमें फिर रिजल्ट मेरे हाथ में, मुझे लगता है कि इट इज़ बेटर टू डू फिस्टुला क्लोजर आफ्टर 1 ईयर और 9 मंथ्स ऑफ प्रीवियस सर्जरी। सर जैसे इसमें आपने बताया कि ट्रीटमेंट होना चाहिए पैलेट फिस्टुला में, तो सर क्या क्या सर्जरीज हो सकती हैं, क्या हमारे को ट्रीटमेंट अवेलेबल है पैलेट के लिए, फिस्टुला के लिए? इसका केवल एक ही ट्रीटमेंट अवेलेबल है, और वो है ऑपरेशन। कोई मेडिसिन काम नहीं करता, कोई उसमें ग्लू काम नहीं करता। हमारे पास कुछ पेशेंट्स आते हैं, वो कहते हैं कि ग्लू लगा करके इसको बंद कर दो, वो पॉसिबल नहीं है।
कुछ डेंटल स्पेशलिस्ट कहते हैं इसमें प्लेट लगा करके रख लो, वो बंद हो जाएगा, yes, लेकिन वो टेम्परेरी तरीका है बंद करने का। केवल तरीका यह है ऑपरेशन है। बहुत सारे ऑपरेशंस हैं, वो सर्जन के ऊपर छोड़ देना चाहिए। यूजुअली हम उसी को फिर से एडजस्ट करते हैं, जैसे क्लेफ्ट पैलेट ऑपरेट करते हैं वैसे ही हम उसको एडजस्ट करते हैं। यदि हमको लगता है कि टिश्यू कम है, स्कार्ड है, बहुत अच्छे क्वालिटी का नहीं है, तो हम कभी कभी चीक से लेते हैं, गाल से अंदर ही अंदर लेते हैं, उसको बोलते हैं बकल मायोम्यूकोजल फ्लैप। कभी कभी हमको गले से लेना होता है, फेरिंजियल फ्लैप कहते हैं, और कभी कभी जीभ से लेना होता है, टंग फ्लैप कहते हैं। मैं पर्सनली टंग फ्लैप नहीं प्रेफर करता हूँ, लेकिन हैं बहुत सारे सर्जन्स हैं जो टंग फ्लैप यूज़ करते हैं, जब डिफेक्ट बड़ा होता है तो उसको यूज़ करते हैं। तो यूजुअली मुंह के अंदर ही सब चीज़ें होती हैं, टिश्यू होते हैं जिसको हम यूज़ करके फिस्टुला क्लोजर करते हैं। सर मतलब अगर सिग्निफिकेंट पैलेटल फिस्टुला है तो उसका एक ही ट्रीटमेंट है, एंड दैट इज सर्जरी। बिल्कुल, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट, देयर इज़ नो अदर वे, ओनली सर्जरी, एंड सर्जरी बाय एन एक्सपर्ट। ये नोविस सर्जन का काम नहीं है, इट हैज़ टू बी ऑपरेटेड बाय द एक्सपीरियंस्ड क्लेफ्ट पैलेट सर्जन। इट शुड नॉट बी डन बाय द नया कोई ट्राई करने वाला जो सर्जन है उसके पास नहीं होना चाहिए। सर ऐसा कुछ है कि पेरेंट्स जैसे एक सर्जरी हो जाती है तो वो डर जाते हैं कि मे बी कुछ गलती उनसे हुई या कुछ ऐसा, अब जब पैलेट फिस्टुला दोबारा से रिपेयर कर रहे हैं तो कुछ ऐसा है जो आप इंस्ट्रक्शंस देना चाहेंगे कि जिनसे पेरेंट्स और थोड़ा केयरफुल रहे पोस्ट ऑपरेटिव केयर के लिए? वैसे हमारे एक्सपीरियंस में गार्गी, ये तो हमको पता है कि पेरेंट्स को पता होता है कि यदि उन्होंने पहले कोई गलती की है, यदि कोई उन्होंने केयरलेसनेस की है तो उनको पता होता है, क्योंकि वो पेरेंट्स बाद में बताते हैं कि हमारे बच्चा तो ये खा गया था, ये चोट लग गई थी। तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि ऑपरेशन के बाद में जो इंस्ट्रक्शन सर्जन्स देते हैं उसको अच्छे से फॉलो करिए और केयरफुल रहिए, चोट नहीं लगना चाहिए। जो भी खाने पीने का तरीका बताते हैं उसको फॉलो करिए और समय समय पर डॉक्टर को दिखाते रहिए। जैसे हम अपने सारे पेशेंट्स को 1 हफ्ते बाद बुलाते हैं, उसके बाद 3 हफ्ते के बाद बुलाते हैं, 2 हफ्ते के बाद और बुलाते हैं, तो उससे ये होता है कि 3 वीक्स के बाद में जब हम देखते हैं तो वी आर कॉन्फिडेंट कि इसके बाद इसको कोई कॉम्प्लिकेशन की पॉसिबिलिटी नहीं है। तो इसलिए आप बीच बीच में दिखाते रहिए और सलाह लेते रहिए। यदि मान लो कोई ज़रूरत पड़ेगी तो सर्जन आपको उचित सलाह देंगे। सर मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है, जैसे आपने कहा कि सिग्निफिकेंट पैलेट फिस्टुला होता है तो उसमें लीक भी होता है, स्पीच भी अफेक्ट होती है, तो जब दोबारा रिपेयर हो गया तो भी क्या स्पीच अफेक्टेड रहेगी बच्चे की, या हम नॉर्मल स्पीच की तरफ जाएंगे? मतलब यदि फिस्टुला क्लोज हो गया तो फिर स्पीच में डिफेक्ट की पॉसिबिलिटी नहीं है। यदि सही तरीके से फिस्टुला बंद हो जाता है तो इट ऑलमोस्ट लाइक अ क्लेफ्ट पैलेट रिपेयर फुल। ओके, यदि सही समय में सही तरीके से फिस्टुला क्लोजर हो जाए और कोई डिफेक्ट नहीं बचा हुआ है तो बच्चे की स्पीच जो है नॉर्मल होगी। हो सकता है उनको थोड़ा बहुत स्पीच थेरेपिस्ट के हेल्प की ज़रूरत पड़े, बट अदरवाइज स्पीच में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, लेकिन समय पर होना चाहिए, समय पर और अच्छे से होना चाहिए। सो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। थैंक यू सर, आपने बहुत अच्छे से हमें पैलेट फिस्टुला के बारे में एक्सप्लेन किया। आई होप कि हमें सब पता चला है कि पैलेट फिस्टुला क्या होता है, किस लिए होता है, और उसका एक ही ट्रीटमेंट है कि सर्जरी अगर सिग्निफिकेंट है तो। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच।